साल था 2024 और महीना था अगस्त का। तारीख थी 5 अगस्त। उस दिन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को बांग्लादेश से रेस्क्यू करके एक प्लेन के द्वारा इंडिया लाया जाता है। कारण यही था कि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में लोग सड़कों पे आ गए थे और लार्ज स्केल लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब यह सुनिए, साल था 1971, महीना था दिसंबर का और तारीख थी 16 दिसंबर। उस दिन शेख हसीना और उनके परिवार को इंडियन आर्मी के एक बड़े जांबाज ऑफिसर मेजर अशोक कुमार ताराजी के द्वारा उनके घर से रेस्क्यू किया गया था, क्योंकि उनको और उनके परिवार को पाकिस्तान आर्मी ने होस्टेज बना लिया था। और होस्टेज बनाने का कारण था शेख हसीना जी के फादर शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा जो ईस्ट पाकिस्तान पे अत्याचार किए जा रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, इन दोनों ही इंसिडेंट के अंदर 3 चीजें कॉमन है: शेख हसीना, बांग्लादेश और इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि 1971 के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि शेख हसीना और उनके परिवार को पाकिस्तान के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और जिसकी वजह से बाद में बांग्लादेश का जन्म हुआ। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अगस्त 2024 में शेख हसीना जी को एक प्लेन में बिठाकर इमरजेंसी लैंडिंग इंडिया में करवाई गई और क्यों बांग्लादेश में लोग उनके खिलाफ सड़कों पर आए हुए थे। और सबसे जरूरी चीज जो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी बांग्लादेश के अंदर मुसीबत होती है तो हमेशा इंडिया ही मदद करने के लिए आगे क्यों आता है। तो आखिर इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन क्या है, या इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस क्या हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश को बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन इंडिया का और शेख मुजीबुर रहमान का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन एक और पर्सन का है जिसका नाम है एंथनी मैस्करेनस। जी हां दोस्तों, एंथनी मैस्करेनस एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हुआ करते थे और उस समय वेस्ट पाकिस्तान में रहते थे। यही वो एंथनी मैस्करेनस हैं जिनकी रिपोर्ट से ये पूरी दुनिया को ये पता चला था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कितने ज्यादा अत्याचार कर रहा है। तो उनकी रिपोर्ट के अंदर ऐसा क्या था, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। बात ऐसी है कि 1970 के अंदर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली में जनरल इलेक्शन हुए थे। अच्छा, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को मिला के ना टोटल 300 सीट होती हैं। वो जब जनरल इलेक्शन हुए ना, उनका जो आउटकम था, जो रिजल्ट था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आया। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर टोटल थी 162 सीट्स और आउट ऑफ 162 सीट मुजीबुर रहमान जी को मिले 160 सीट, मतलब पूरी तरह से इन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। वहीं वेस्ट पाकिस्तान के अंदर टोटल होती हैं दोस्तों 138 सीट। इन 138 सीट में से जुल्फिकर अली भुट्टो को मिली सिर्फ और सिर्फ 81 सीट। इसका मतलब यह हुआ कि 300 सीट्स की पार्लियामेंट के अंदर क्लियर कट मेजोरिटी मिल जाती है मुजीबुर रहमान को। लॉजिक के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन होने चाहिए? मुजीबुर रहमान। लेकिन जुल्फिकर भुट्टो और याहिया खान ने उनको ये पद देने से मना कर दिया और नेशनल असेंबली को, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया अनलिमिटेड टाइम को लेके। इसके बाद होता है पूरे का पूरा खेल, जहां पे एक साइड में थे मुजीबुर रहमान और दूसरी साइड में थे जुल्फिकर भुट्टो। तो जब यह बात क्लियर हो गई कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को पावर नहीं देने वाले हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान उस समय इनके अगेंस्ट में हो गए और इन्होंने कई सारी ऐसी डिमांड करी जो वेस्ट पाकिस्तान वाले एक्चुअली फुलफिल नहीं कर पाए। उन डिमांड को कहते हैं 6 पॉइंट प्रोग्राम। देखिए, वैसे तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का बता देता हूं इस डिमांड के अंदर क्या था। एक तो इन्होंने ये कहा कि भाई ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की जो करेंसी है ना, वो सेपरेट होनी चाहिए। हालांकि अगर आप करेंसी सेपरेट नहीं कर सकते ना, तो कम से कम जो सेंट्रल बैंक है, जिसे हम लोग इंडिया में आरबीआई कहते हैं, वो कम से कम हमारा सेपरेट होना चाहिए। उसके अलावा जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, जो फॉरेन डिपार्टमेंट होता है, वो भी दोनों कंट्री का सेपरेट होना चाहिए। बजट भी दोनों कंट्रीज का सेपरेट होना चाहिए। तो कई तरह की डिमांड इन्होंने रखी और वेस्ट पाकिस्तान वालों ने उनको फुलफिल करने से पूरी तरह से मना कर दिया। उसके अलावा मुजीबुर रहमान ने यह कहा कि भाई हम लोग एक अच्छा खासा फेडरलिज्म फॉलो करेंगे। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि सेंटर के पास पावर रहती है, लेकिन उसके अलावा स्टेट्स के पास भी अपनी ऑटोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स रहती हैं। तो ये वेस्ट पाकिस्तान वालों ने देने से ये भी मना कर दिया। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि भाई हमें ऑटोनॉमी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये देखा गया था कि जो वहां की पॉलिटी है, जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, जो आर्मी है,
उसके अंदर वेस्ट पाकिस्तान का दबदबा रहता है। वेस्ट पाकिस्तान वाले लीडर्स, वहां के लोग हमेशा ईस्ट पाकिस्तान वालों को नीचा समझते हैं और उनको उनके अधिकार नहीं देते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर एक लीडर होते हैं मिस्टर अयूब खान, ये बाद में प्रेसिडेंट भी बने। इन्होंने एक बुक लिखी फ्रेंड्स नोट मास्टर्स। इन्होंने इस बुक के अंदर यह कहा कि भाई जो रियल मुसलमान है ना, जो रियल मुसलमान है वो एक्चुअली वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं। जो ईस्ट पाकिस्तान वाले हैं ये हिंदूज लोगों के काफी क्लोज हैं, इसीलिए रियल मुसलमान है ही नहीं। और ये रीजन बनता है कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमी क्यों नहीं देता है। जब ये सारी बातें क्लियर हो रही थी, यहाँ पे एक और बात जो है जो सबसे सामने आई वो थी मैटर ऑफ उर्दू, मैटर ऑफ लैंग्वेज। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बेसिकली उर्दू डोमिनेट करती थी और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बांग्ला लैंग्वेज डोमिनेट किया करती थी। तो हुआ ये कि दोनों पाकिस्तान मिला के जो सरकार थी, वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने उर्दू को एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अब सीधी सी बात यह है भैया, जब उर्दू नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर हो गई तो ईस्ट पाकिस्तान को तो आपने इग्नोर कर दिया। अपनी लैंग्वेज को लेके ईस्ट पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा सेंसिटिविटी थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट मिलके कैसा एक रेसिपी बन गया, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से हर आदमी तैयार हो गया। और 7 मार्च 1971 में लॉन्च किया जाता है मुजीबुर रहमान जी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी ने ढाका में बहुत बड़ा ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जिसे हम लोग ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से भी जानते हैं। यहां पे स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे, जो बंगाली पुलिस थी और जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस थी, उनको यहां पे अटैक किया गया। धीरे धीरे इस क्रैकडाउन ने एक पूरे वॉर की शक्ल ले ली और 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट होने से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने यह अनाउंस कर दिया था कि ईस्ट पाकिस्तान हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। और इसी डिमांड से पड़ी नींव, फाउंडेशन बांग्लादेश की। 10 তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে। আমি উনাকে এক কথা বলে দেবার চাই, আমি তাকে তা বলি নাই, টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। और ये क्रैकडाउन कोई 2-4 महीने के लिए नहीं चला। बांग्लादेश बनने के अनाउंसमेंट के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने लोगों को यह भी कहा कि अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहें। बंगाली नेशनल मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए और तब तक चलनी चाहिए जब तक पाकिस्तान का एक भी सोल्जर बांग्लादेश की धरती के ऊपर टिका हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान के अरेस्ट होने के बाद बांग्लादेश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार थे ना, बहुत ज्यादा बढ़ गए। कई लाख लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई। लेकिन इतना होने के बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी पूरी दुनिया को यही बताती रही कि ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। और यही देखने के लिए बांग्लादेशी जर्नलिस्ट एंथनी मैस्करेनस बांग्लादेश आते हैं और वहां पे वो जो देखते हैं ना, उसको देख के दंग रह जाते हैं और चुपके से अपनी फैमिली के साथ ब्रिटेन चले जाते हैं। और ब्रिटेन के एक न्यूज़पेपर संडे टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छापते हैं जेनोसाइड के नाम से। और दोस्तों, यही वो रिपोर्ट है जिसमें ने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार कर रही है। दोस्तों, अपनी बुक इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा जी लिखते हैं अबाउट द हैरेसमेंट ऑफ द हिंदू माइनॉरिटीज एंड द डिमोलेशन ऑफ द टेम्पल्स बाय द आर्मी। यानी कि जो ऑपरेशन सर्च लाइट था, इसमें सिर्फ बांग्लादेशी लोगों को नहीं मारा गया था, बल्कि वहां पे जो टेम्पल्स थे उनको भी तोड़ा गया और बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज थे, स्पेशली हिंदू, उनको भी मारा गया। यहाँ पे 2 और बुक हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूंगा। श्रीकांत राघवन की 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश और दूसरी बुक है गैरी जे बास की द ब्लड टेलीग्राम। और इसके अंदर दोनों राइटर्स ने यह बताया कि उस समय जो भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा था, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बेसिकली चल रहा था, उसको लेकर अमेरिका पूरी तरह से साइलेंट था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं था, उसको पता था, वो फिर भी साइलेंट था क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का अलाय हुआ करता था, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का समय था। और तभी कहानी में एंट्री होती है इंडिया की। जब बांग्लादेश में लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे तो लाखों की संख्या में ईस्ट बांग्लादेश से लोग एज ए रिफ्यूजी इंडिया की तरफ आए। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि शायद ये संख्या 10 लाख से भी ज्यादा रही होगी। और जो दोस्तों, जब किसी देश से दूसरे देश में अंदर इतने ज्यादा बड़े नंबर पे रिफ्यूजीज आते हैं तो हमारी कंट्री के लिए चैलेंज तो होना ही था। तो उस समय इंदिरा गांधी जी के सामने एक्चुअली 2 बड़े चैलेंज थे। पहला चैलेंज ये था कि जितने भी लोग ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आ रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया में कम्युनल वायलेंस ना हो और हमारे यहाँ पे जो सोशल स्टेबिलिटी बनी हुई है
वो ना बिगड़े। और दूसरा चैलेंज ये था कि जितने भी रिफ्यूजीज वहां से आ रहे हैं उनके रहने का, उनके खाने का इंतजाम किया जाए। और एक बात आप और देखें ना, उस समय हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। 1965 में हम लोगों ने वॉर लड़ा था और बांग्लादेश से रिफ्यूजीज इतने ज्यादा नंबर में इंडिया की तरफ आ रहे थे कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल हो चुकी थी। और क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी थी तो इंदिरा गांधी जी को ये लगा अगर रिफ्यूजीज वाली प्रॉब्लम हम लोगों ने जड़ से अगर सही नहीं किया ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी समय इंदिरा गांधी जी ने कई सारी कंट्रीज के अंदर विजिट किया। वो अमेरिका भी गई, वो जर्मनी भी गई, रशिया भी गई और भी कई सारी कंट्री में गई। उनका जाने का पर्पस यही था कि पूरी दुनिया को ये बता सकें कि कितना ज्यादा अत्याचार वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कर रहा है और हमारे देश में जो रिफ्यूजीज वाली प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी हो चुकी है। बेसिकली इंदिरा गांधी जी का मेजर पर्पस यही था कि भाई अगर हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, खुद पाकिस्तान है और वो वेस्टर्न पावर्स भी हैं जो पाकिस्तान को इस समय कंट्रोल नहीं कर रही हैं। और इसी बीच में इंडिया मुक्ति बाहिनी को भी ट्रेन कर रहा था। दोस्तों, मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश के अंदर ऐसे फाइटर्स थे जो फ्रीडम मूवमेंट लड़ रहे थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी इंडियन आर्मी के द्वारा। तो फाइनली वो दिन आ गया दोस्तों, 3 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया और ऑफिशियली दोनों कंट्रीज के अंदर वॉर डिक्लेयर हो गया। उस समय देखिए दिसंबर का महीना चल रहा था, जिसकी वजह से जो हिमालयन जो पीक्स हैं वहां पे पूरी तरह से बर्फबारी हो चुकी थी और इसकी वजह से चाइना पाकिस्तान की किसी तरह से कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। इंडियन आर्मी की हेल्प से जो मुक्ति बाहिनी थी वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही थी और पाकिस्तान आर्मी एक्चुअली बैकफुट पे आ चुकी थी। और फाइनली 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी जो कि ईस्ट पाकिस्तान में थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, वो सरेंडर कर रहे हैं किसके सामने? लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी के सामने। और दोस्तों यहाँ पे 90,000 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी नंबर में दुनिया में ऐसा देखा गया कि किसी लड़ाई में इतने बड़े नंबर पे सोल्जर्स ने सरेंडर किया है। तो दोस्तों यह वॉर सिर्फ 13 से 14 दिन चला और अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ द वॉर्स इन द साउथ एशिया के अंदर सुमित गांगुली जी लिखते हैं कि इस वॉर के 2 सबसे बड़े जो आउटकम हुए वो क्या थे। सबसे बड़ा आउटकम ये था कि जो जिन्ना की थ्योरी थी ना, 2 नेशन थ्योरी, कि भैया हम लोग धर्म के नाम पे 2 देश बनाएंगे, ये पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई, पूरी तरह से डिसअप्रूव हो गई, क्योंकि एक ही रिलीजन होने के बावजूद भी यहाँ पे अभी 2 कंट्री बन गई थी। और दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो कश्मीर के ऊपर वेस्ट पाकिस्तान का क्लेम था अब वो काफी ज्यादा वीक हो गया है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान अभी कश्मीर के ऊपर अपना क्लेम नहीं कर रहा है। अच्छा, कि इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, आप यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए। जो ऑपरेशन सर्चलाइट किया गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में, वो किया गया था 25 मार्च को। वहीं इंडिया का जो रिस्पॉन्स आया था वो आया था दिसंबर के महीने में, यानी कि 3 दिसंबर को वॉर शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को एंड हो गया था। तो दिमाग में ये बात आती है कि भैया मार्च और दिसंबर के बीच में इतना ज्यादा गैप एक्चुअली क्यों था? इंडिया ने इतना ज्यादा टाइम क्यों ले लिया था यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए? दोस्तों, मार्च के महीने में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिसके अंदर सैम मानिकशॉ जी थे जो उस समय पे फील्ड मार्शल हुआ करते थे। और इस मीटिंग के अंदर एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई और इसी मीटिंग ने डिसाइड किया कि इंडिया कौन सा स्टेप कब लेगा। देखिए, जब ये मीटिंग बुलाई गई ना तो इंदिरा गांधी वहां पे बैठी हुई थी, ऑब्वियसली हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन्होंने कहा दैट रिफ्यूजीज आर पोरिंग इन, यू मस्ट स्टॉप देम, इफ नेसेसरी मूव इनटू द ईस्ट पाकिस्तान बट स्टॉप देम। तो इन्होंने सैम मानिकशॉ जी को सीधा कहा कि भाई देखिए, लाखों करोड़ों की संख्या में रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, तुम्हारा काम है कि इन रिफ्यूजीज को रोकें और इसको रोकने के लिए अगर ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी करना पड़े ना तो वो भी कर दो। बदले में सैम मानिकशॉ जी ने क्या कहा? मैडम, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग पाकिस्तान से सीधा 1-to-1 लड़ाई कर रहे हैं। इंदिरा जी ने कहा आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड इफ इट्स अ वॉर, मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए। इसके लिए मानिकशॉ जी ने कुछ ऐसा कहा कि जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। इन्होंने कहा मैडम, इफ वी गो टू द वॉर वी विल लूज 100%, मतलब हम ये लड़ाई 100% हारेंगे अगर आज हम लोग पाकिस्तान के साथ वॉर में जाते हैं। इसका उन्होंने क्या क्या रीजन दिए वो बड़े इंटरेस्टिंग, आप देखिए जरा। इन्होंने कहा देखिए मैडम, अभी मॉनसून आने वाला है, मार्च का महीना चल रहा है, 2-3 महीने में मॉनसून आ जाएगा। जब मॉनसून आ जाएगा तो यहाँ पे जो छोटी छोटी रिवर्स हैं वो भी समंदर बन जाएंगी, सारी की सारी सड़कें पानी से ढक जाएंगी, यहाँ के जो रिवर्स हैं उनके अंदर फ्लड आ जाएगा। तो मेरे जो ट्रूप्स हैं ना, जो सोल्जर्स हैं, वो मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे और वो एक्चुअली में ट्रैप हो जाएंगे।
एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरा रीजन इन्होंने ये कहा कि इस समय जो हमारी आर्मी है, जो सोल्जर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, वो नक्सलाइज्म वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं मैडम बंगाल के अंदर, तो वो वहां पे एंगेज्ड हैं। हमें उनको वहां से बुलाने के लिए और रीट्रेन करने के लिए कम से कम हमें 1.5 से 2 महीना चाहिए, तो फिलहाल हमारे सोल्जर्स तैयार नहीं हैं। तीसरा रीजन इन्होंने यह कहा कि इस समय पंजाब और हरियाणा के अंदर हार्वेस्टिंग का टाइम है, फसल की कटाई का समय है। तो मैडम इस समय हम लोग वॉर करेंगे ना, तो कटाई तो भूल ही जाइए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे लड़ने वाला है हरियाणा पंजाब के अंदर। तो जब हार्वेस्टिंग ही नहीं होगी तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैमिन आ जाएगा। क्योंकि इस समय वहां पे जो मशीनें हैं, जो रोड्स हैं, जो हॉर्सेस हैं, वो सब हमें यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। तो भाई जब खाने के लिए फूड ही नहीं होगा तो फैमिन भी आ जाएगा। और ये वो समय है जब हमारे देश में फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। इसीलिए उस मीटिंग में सैम मानेकशॉ ने यह कहा था, आई गारंटी यू 100% डिफीट। थोड़े मैडम नाराज तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम ये मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। तो उन्होंने कहा भाई इसका सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने कहा मैडम ये थोड़ा हमारे पास समय है, हमें तैयारी करने का समय मिलेगा, प्लानिंग करने का समय मिलेगा। तो तब तक आप क्या करें, तब तक आप विदेशों में जाएं, आप इंटरनेशनल सपोर्ट लें, पूरी दुनिया को बताएं कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा है। और इस बीच हम अपनी डिफेंस की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करना उसी पीरियड में हम लोगों ने शुरू किया था। दोस्तों इस पूरी डिस्कशन में एक चीज समझने वाली है कि आज जिसे हम लोग 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर के नाम से जानते हैं ना, बेसिकली इंडिया की लड़ाई कभी थी ही नहीं। अगर हम लोग असली में देखें तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच का मामला था, बांग्लादेश के बीच की लड़ाई थी वेस्ट पाकिस्तान के साथ। इंडिया सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की हेल्प यहां पे कर रहा था, क्योंकि लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे। तो देखा जाए तो बेसिकली इंडिया इस लड़ाई को मजबूरी की तरह लड़ रहा था। आजकल तो कई देश दूसरी देश की छोटी छोटी समस्याओं में भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन इंडिया ने किसी दूसरे देश को अपना मान के, वहां के लोगों को अपना मान के, उनके लिए एक फुल फ्लेजिड वॉर पाकिस्तान के साथ लड़ा। खैर दिन था 16 दिसंबर 1971 का, जब इंदिरा गांधी ने यह ऐलान कर दिया कि ढाका इज द फ्री कैपिटल ऑफ अ फ्री नेशन कॉल्ड बांग्लादेश। और इतना ही नहीं, उस समय शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली को, जिसमें शेख हसीना जी भी थी, उनको पाकिस्तानी सोल्जर्स ने होस्टेज बना के रखा हुआ था। और जब इस बात का पता चला मुक्ति वाहिनी के जरिए मेजर अशोक तारा जी को, तो उन्होंने शेख हसीना परिवार को फ्रीडम दिलवाई, आजाद करवाया, और तब बना बांग्लादेश। तो उस समय वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज लड़ रही थी, उसमें थे दोस्तों एक सबसे बड़ी थी आवामी लीग। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि 2024 तक आते आते ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश की जनता उसी आवामी लीग के खिलाफ सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रही है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिन अत्याचारों के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, वही अत्याचार शेख हसीना जी की पार्टी आवामी लीग वहां के लोगों पे कर रही थी। तो 53 इयर्स पहले शेख हसीना और अवामी लीग की जिस विचारधारा पे, जिस आइडियोलॉजी पे लोगों ने उनको पसंद किया था, वो पावर में आए थे और सेपरेट कंट्री बना था, आज उसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में लोग सड़कों पे आ गए हैं। इसको भी हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि 1971 वॉर के बाद हमारे रिलेशन किस तरह से चेंज हुए। देखिए ऊपर से सोचने में ऐसा लगता है कि भाई इंडिया ने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने में हेल्प किया, तो शायद हमारे रिलेशन 1971 के बाद बहुत अच्छे रहे होंगे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। कभी कभी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, कभी कभी हमारे रिलेशन बहुत खराब भी रहे। तो अगर इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को समझना है ना, तो ये डायकोटोमी हमें समझनी पड़ेगी। देखिए जनरली स्टेट टू स्टेट, मतलब कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन है, वो हमारे फिर भी ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन जो स्टेट टू पीपल और पीपल टू पीपल रिलेशन है, वो थोड़े से यहाँ पे खराब रहे हैं। तो ये देखने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग आगे वीडियो में कि 1971 के बाद हमारे रिलेशन जो है वो किस तरह से चेंज हुए। देखिए सोचने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन जो मुजीबुर रहमान थे ना, बांग्लादेश के बनने के बाद ये एक्चुअली पाकिस्तान से अपने रिलेशन अच्छे खासे चाहते थे। इवन 1974 में इन्होंने उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर से बैन हटा दिया था जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया करती थी। और उसी समय पे OIC की समिट हुआ था लाहौर के अंदर, जिसके अंदर मुजीबुर रहमान एक्चुअली खुद गए थे। और क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक रिलेशन चाहते थे, बांग्लादेश मतलब, इसी वजह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज भी कर लिया था। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि 1974 के अंदर मुजीबुर रहमान और इनकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को असैसिनेट कर दिया गया, इनको मार दिया गया। इनकी 2 बेटियां थी, जिसमें से एक शेख हसीना जी भी हैं, ये बच गई थी क्योंकि उस समय ये जर्मनी के अंदर हुआ करती थी। तो हुआ ये लेटर ऑन, जब इनको मार दिया गया तो लेट 1970s में
बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो गए थे। लोग इंडिया को कोई खास पसंद नहीं करते थे। बड़ी अजीब सी बात है कि भाई हम लोगों ने बांग्लादेश की क्रिएशन में इतना ज्यादा हेल्प किया, उसके बावजूद भी 8-10 साल के अंदर बांग्लादेश की जनता इंडिया को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि हमारे बीच में कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, इंसर्जेंसीज का यहाँ पे रीजन है, और पानी की शेयरिंग। मतलब देखिए, इंडिया बांग्लादेश के बीच में ना 54 रिवर्स हैं जो क्रॉस करती हैं, और पानी की शेयरिंग को लेके, बंटवारे को लेके हमारे बीच में जो डिस्प्यूट थे ना, वो आज भी बने हुए हैं। और 1975 में मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद वहां के जो नए प्रेसिडेंट बने वो थे जनरल जियाउर रहमान, और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी जिसको कहा जाता है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी। और जो खालिदा जिया है ना, बेसिकली इनकी वाइफ हैं, और ये भी कई बार वहां की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। इनके जमाने में इंडिया के बीच में बांग्लादेश के रिलेशन जो है बहुत खराब नहीं थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छे भी नहीं थे। बाद में यह हुआ कि 1981 के अंदर जियाउर रहमान की भी असैसिनेट कर दिया गया, इनको भी मार दिया गया, और फिर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी इनकी वाइफ खालिदा जिया। इनके बाद जो वहां पे नए जो प्रेसिडेंट साहब आए ना, उनका नाम था जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद। इनके टाइम पे भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। भाई देखो, सोचने की बात है, इंडिया है एक डेमोक्रेसी, हम लोग वोट के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं उनके थ्रू काम करते हैं, लेकिन ये तो सारे के सारे जनरल्स हैं, आर्मी लीडर्स हैं, इन्होंने यहां तो किसी को मारा है, कूप किया है। तो एक डिक्टेटर के साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हो सकते। और आप ये भी सोच के देखिए ना, ये सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स थे। इसका मतलब ये है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तो ये उस समय पे भी आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे। तो ये यूनाइटेड पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, तो ये इंडिया को कैसे पसंद कर सकते हैं? क्योंकि इनके जो बहुत सारे सोल्जर्स थे, जो इनके फ्रेंड्स थे, जो ऑफिसर्स थे, आज वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर आज जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके साथ इंडिया का रिलेशन बहुत खास नहीं रहा। हालांकि उस समय सार्क बन गया था, सार्क के अंदर इंडिया और बांग्लादेश दोनों पार्टिसिपेट करते थे, फिर भी हमारा रिलेशन कुछ बहुत खास यहाँ पे थे नहीं। उस समय एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। जो जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद थे ना, इन्होंने बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और इस्लाम को बांग्लादेश का एक मतलब जो स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन वाइज सेकुलर हुआ करता था, और जनरली बांग्लादेश के अंदर आप देखो ना, लोग भी उतने ज्यादा फंडामेंटलिस्ट उस समय नहीं हुआ करते थे। आज खैर सिचुएशन बदल गई है क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहां पे बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन ये जर्नी जो है वहां से शुरुआत होती है। तो अगर आप बांग्लादेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की अगर जर्नी देखोगे ना, वो काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। 1991 से लेके 1996 तक जो खालिदा जिया है, ये वहां की प्राइम मिनिस्टर रही, और उस समय वहां की जो गवर्नमेंट का स्टाइल हुआ करता था वो पार्लियामेंट्री स्टाइल हुआ करता था। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो गवर्नमेंट का स्टाइल है ना, वो पार्लियामेंट्री स्टाइल है। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अमेरिका की तो पार्लियामेंट्री नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये चेंज होता रहा। कैसे चेंज होता रहा? जब जब वहां पे आर्मी जनरल्स आए, उस समय वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता था, लेकिन जब वहां पे थोड़ा सा इलेक्शंस वगैरह होते थे तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो 1991 से लेकर 1996 के बीच में वहां पे खालिदा जिया रही। 1996 से लेकर 2001 के बीच में वहां पे कौन रही? शेख हसीना जी रही। और इस समय हमारे रिलेशन बहुत जबरदस्त होने शुरू हो गए थे। एक्चुअली 1996 के अंदर पहली बार इंडिया बांग्लादेश के अंदर एक गंगा ट्रीटी भी की गई, जिसमें गंगा जो रिवर्स हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के अंदर कुछ अग्रीमेंट हुआ था। वो आपको मैं आगे बताऊंगा। 2001 से लेकर 2006 के बीच में फिर से खालिदा जिया आ गई। देखिए, खालिदा जिया जब जब वहां पे प्राइम मिनिस्टर रही ना, तब तक इंडिया के रिलेशन उनके साथ कुछ खास नहीं थे, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं उसके जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान के एक्चुअली काफी ज्यादा क्लोज हुआ करते थे। 2008 से लेकर 2014 के बीच में, मतलब 16 ईयर्स से वहां पे पावर में कौन है? वहां पे पावर में है शेख हसीना जी, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इतने सालों में जब ये वहां पे प्राइम मिनिस्टर थी, ऐसा माना जाता है कि भाई ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वहां पे सपोर्ट नहीं करती थी। अपोजिशन वालों को या तो अरेस्ट कर लिया करती थी, वहां पे फेक एनकाउंटर होते थे। तो इन 15-16 सालों में इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे खासे रहे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा कम हो गई, और बहुत सारे लोग तो बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना जी हैं, इनको डिक्टेटर भी मानते हैं। कई सारी वेस्टर्न कंट्री हैं इंक्लूडिंग यूएसए, वो भी इनको पसंद नहीं करती हैं। उनका यह कहना है कि बांग्लादेश के अंदर आज के समय में जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो सिर्फ नाम के इलेक्शंस हैं, क्योंकि वहां की जो पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसको हाईजैक कर लिया गया है शेख हसीना के द्वारा, इनके ऑफिसर्स के द्वारा। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक इंडेक्स के अंदर भी बांग्लादेश काफी नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो 2024 के अंदर क्या हुआ? अभी
कुछ महीने पहले क्या हुआ, इनकी सरकार भी गिर गई क्योंकि लोग सड़कों पे आ गए, इनको रेस्क्यू करना पड़ा, इंडिया में रह रही हैं। और अभी वहां के जो प्रेसिडेंट बने हैं, केयर टेकर बेसिकली, वो बने हैं कौन, मिस्टर मोहम्मद यूनुस, जो कि हालांकि नोबेल लॉरिएट भी हैं, इनको पीस प्राइज मिला हुआ है। लेकिन फिर भी इनके खिलाफ जो शेख हसीना जी की गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लिया करती थी। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी हुआ, ये जेल में भी रह के आए। अमेरिका के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं मोहम्मद यूनुस। तो जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भैया शेख हसीना जी के अंडर में और उसके बाद में हमारे रिलेशन कैसे चेंज हुए। देखिए 1996 के अंदर जब शेख हसीना जी पार्टी मतलब पावर में आई ना, तो हमारे साथ उन्होंने बड़ा अच्छा रिलेशन स्टार्ट कर दिया था। गंगा वाटर ट्रीटी जो है हम लोगों ने साइन कर लिया था। देखिए आपको डैम दिखाता हूँ, यह है फरक्का बैराज, जो कि इधर से गंगा रिवर आती है, यहाँ पे बना हुआ है। और फरक्का बैराज में हम लोग क्या करते हैं, एक जो रिवर का पानी है वो चलाता है पद्मा के नाम से, बांग्लादेश के अंदर चला जाता है। और यहाँ से हम लोग वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं कलकत्ता की तरफ, मतलब जो हुगली रिवर है, क्योंकि भाई देखिए कलकत्ता पोर्ट है ना, तो यहाँ पे पानी को मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, फरक्का बैराज, ये एक डैम हम लोगों ने बना के गंगा रिवर के ऊपर कुछ वाटर यहाँ पे बेसिकली डाइवर्ट कर दिया है। शेख हसीना जी की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा भाई हम लोग इंडिया की मजबूरी समझते हैं, उनको पानी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने फरक्का वाला जो है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो आपको समझनी पड़ेगी, जो फरक्का ट्रीटी हम लोगों ने किया था ना, ये 2026 के अंदर एक्सपायर हो रही है। और अभी क्योंकि ये 1.5-2 साल में एक्सपायर होने वाली है, उसका भी जो नई सरकार आई है बांग्लादेश के अंदर, वो इस ट्रीटी को कैसे देखती है, ये बड़ा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शेख हसीना जब जब वहां पे पावर में रही हैं तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे। 2015 के अंदर हम लोगों ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी कर लिया था। ये क्या है, देखिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वैसे तो शायद आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, लेकिन कुछ बता देता हूं कि इंडिया और बांग्लादेश की बड़ी जो ज्योग्राफी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। 1947 के अंदर जब हमें आज़ादी मिली, जब पार्टीशन हुआ, तो इंडिया टेरिटरी, कुछ इंडियन टेरिटरी एक्चुअली बांग्लादेश की साइड में चली गई थी। वहीं पे कुछ बांग्लादेशी टेरिटरी, कुछ गांव वगैरह हैं छोटे छोटे, वो इंडिया की साइड में आ गए थे। इनको एनक्लेव कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो यहाँ पे एक एनक्लेव है, अगर आपको दिख रहा होगा, मान लो ये एनक्लेव जो है वो बांग्लादेशी एनक्लेव है, मतलब ये बांग्लादेश की टेरिटरी है, लेकिन इसके आसपास जितनी भी टेरिटरी है वो इंडियन टेरिटरी है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के जो लोग थे वो चारों तरफ से दूसरी कंट्री से घिरे हुए हैं। तो इनको भैया शिक्षा नहीं मिल रही थी, इनको बिजली नहीं मिल रही थी, सुविधाएं यहाँ पे कुछ थी नहीं, तो जिसकी वजह से लोग काफ़ी सालों से सफ़र कर रहे थे। और फाइनली 2015 के अंदर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया और ये जो एनक्लेव्स थे इनको एक्सचेंज कर लिया गया। और इसकी वजह से 17,160 एकड़ ज़मीन, जो कि 111 एनक्लेव की बनती है, मतलब 111 एनक्लेव इंडिया ने बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिए। वहीं पे 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश ने इंडिया को हैंड ओवर कर दिए। इसका मतलब यह है कि भैया जो इंडिया की जो टोटल लैंड है ना 17,160 एकड़ वो बांग्लादेश के पास चली गई और 7,110 एकड़ लैंड वो बांग्लादेश से इंडिया के पास आ गई। तो रिलेशन ठीक ठाक चल रहे थे। और अभी 2024 के अंदर जो हुआ है, जो वहां पे इशू हुए हैं, इससे पहले भी हमारे रिलेशन एक्चुअली ठीक ठाक थे। आपको मैं थोड़ा सा और डीप लेके जाना चाहता हूं। देखिए जनवरी 2024 के अंदर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होते हैं और शेख हसीना जी फिर से वहां पे बन जाती हैं प्राइम मिनिस्टर। और इसके बाद क्या हुआ, चीजें अच्छी होनी शुरू हो गई। कैसे, देखिए डॉक्टर हसन महमूद जो कि वहां पे फॉरेन मिनिस्टर थे, इन्होंने इंडिया के अंदर सीधा सीधा एकदम से विजिट कर लिया। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बनी और अगले ही हफ्ते उनके ऑफिसर ने, उनके जो मिनिस्टर उन्होंने इंडिया में विजिट कर दिया। डॉक्टर एस जयशंकर, ये म्यूनिक सिक्योरिटी जो कनक्लेव हुआ वहां पे भी ये शेख हसीना जी से मिले। उसके बाद हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे भाई 8 और 9 मई को ये भी बांग्लादेश में चले गए। तो ये जो मीटिंग्स का जो एक सिलसिला था वो चलता रहा। इवन G20 की मीटिंग में जो 2023 में हुई थी इंडिया में, वहां पे भी इंडिया ने बांग्लादेश को बेसिकली इनवाइट किया था। और 2024 के जब मोदी जी का इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन्होंने शेख हसीना जी को स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर, बेसिकली जिसको हम लोग शपथ ग्रहण कहते हैं, समारोह कहते हैं, वहां पे भी ये इनवाइट की गई थी। अच्छा कुछ और आपको मैं दिखाता हूं। 1 नवंबर 2023 को हम लोगों ने 3 नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए, इनॉग्रेट कर दिए। कौन कौन से, अखौरा अगरतला बुकोरोस बॉर्डर रेल लिंक, मतलब रेलवे लिंक हम लोगों ने बना दिया, लाइन चला दी भाई। सुपर थर्मल पावर प्लांट हम लोगों ने बना दिया, बांग्लादेश को इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। उसके अलावा खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन ये भी हम लोगों ने चलाई।
और उसके बाद हम लोग इंडिया बांग्लादेश के बीच में कई सारे रेल लिंक चला चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो पत्रेपोल एंड बेनापोल, गीड़ दर्शना, सिंगाबाद रोनकपुर एंड राधिकुर एंड बिरोल। ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है। तो अब ये जो देख सकते हो ना ब्लू लाइन में, इसको मैं ब्लू लाइन का कर देता हूँ। ये जितना ब्लू लाइन में देख रहे हो बेसिकली हमारे बीच में क्या है, ये रेलवे लाइन और लिंक हम लोगों ने बना रखा है। जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये भी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो कहने का मतलब ये ना, अब इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए। यहां पे पड़ता है जी अपना ये चिकन नेक एरिया, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। अब इंडिया में अगर किसी को कलकत्ता से अगर आपको कोहिमा जाना है तो आपको ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रूट के थ्रू जाना पड़ता था। अब क्या होगा, आपने सीधी रेलवे लाइन के थ्रू आप यहां से चले गए, तो कितना ज्यादा टाइम और कितनी ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे बच गया है। उसके अलावा इन रेल के थ्रू जो ट्रेड होता है, कमोडिटी ट्रेड जो होता है, वो तो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। और इसके बाद इंडिया बांग्लादेश की जो ट्रेड रिलेशन है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए। उसके अलावा कई सुपर फास्ट ट्रेन नेटवर्क भी हम लोग ने चला रखे हैं, जिसमें मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस एंड मिताली एक्सप्रेस जो हम लोग चलाते हैं। तो 2008, 2017 और 2022 के अंदर हम लोग ने नई नई रेलवे लाइन बिछा दी है। तो कहने का मतलब यह है कि आज इंडिया और बांग्लादेश के अंदर ट्रैवल करना काफी आसान हो गया है, क्योंकि कई सारी रेलवे लाइन हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कम से कम 54 रिवर्स ऐसी हैं जो क्रॉस करती हैं। तो भाई इन रिवर्स के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1972 के अंदर हम लोगों ने एक अग्रीमेंट किया था, जिसको कहा जाता है प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। उसके बाद 2015 के अंदर हम लोगों ने इसको दोबारा से रिन्यू कर दिया था, क्योंकि उस समय शेख हसीना जी वहां पे थी तो रिलेशन हमारे काफी अच्छे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसको अनलिमिटेड समय के लिए कर दिया। अब देखिए जरा, यहाँ पे कई सारे वाटर रूट ऐसे हैं जो कि काफी क्रूशियल हमारे लिए हैं। इसमें से एक आता है चिलमरी जो कि बांग्लादेश में पड़ता है एंड धुबरी जो कि इंडिया में पड़ता है। एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ, ये पूरा रूट आपको शायद थोड़ा सा समझ में आएगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रहा होगा ना, ये तो है भाई हमारा जो गंगा रिवर है, यानी कि यहाँ पे फरक्का बैराज है, वहां से फिर हम लोगों ने इसको डाइवर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये ग्रीन वाला आपको पूरा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे सुल्तानगंज है, राजशाही है, अरीचा है। तो ये पूरे का पूरा वाटर रूट है। आप कहाँ पे आते हो, गुमती रिवर। अब यहाँ पे देखिए गुमती रिवर ये हमारे यहाँ पे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में हमारी जगह पड़ती है सोनमुरा। तो यहाँ से होते हुए भी हम लोगों ने एक इनलैंड वाटर वे बनाया हुआ है। उसके बाद आप आते हो भैया यहाँ पे नारायणगंज से आप होते हुए जाओगे कहाँ पे, अशुरगंज, और अशुरगंज से होते हुए सीधा पहुंचोगे कहाँ पे, सिलचर में। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाटर रूट्स हम लोगों ने बना रखे हैं, इसकी वजह से हमारे बीच में जो ट्रेड है वो बहुत इंप्रूव हो गई है। जैसे फ्लाई ऐश हो गया, हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं, कोयला लेके जाते हैं हम यहाँ से। उसके अलावा फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट हो गया, फूड ग्रेन हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, सब हम लोग यहाँ पे लेके जा सकते हैं। मतलब आज के समय में अगर कलकत्ता पोर्ट पे अगर आप हो और आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाना है, आपको सिलीगुड़ी रोड के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से वाटरवेज का यूज करके आप बांग्लादेश से होते हुए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जा सकते हो। और हम सिर्फ यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हमारे बीच में बहुत जबरदस्त है। देखिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं ना, यहाँ पे बांग्लादेश हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग $14 बिलियन का ट्रेड हमारे बीच में हो चुका है। ग्लोबली देखा जाए तो बांग्लादेश इज ऑल्सो इंडियाज 4th टॉप एक्सपोर्ट। और अभी रिसेंटली थोड़े समय पहले हम लोगों ने आपस में एक रूपी ट्रेड अग्रीमेंट डील भी किया था, ताकि हम लोग डॉलर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ने आपस में बातचीत शुरू किया था, किसके लिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो कि थोड़ा सा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के जैसा होता है। उसके अलावा हम लोगों को 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाने हैं भैया। कहां पे, मोंगला में बनाने हैं एंड मिरसराई में बनाने हैं। देखिए, अब बनेगा नहीं बनेगा वो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आइडिया था कि हम लोग ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो जरूर बनाएंगे। उसके अलावा जो मतरबरी जो डीप सी पोर्ट है, ये इंडिया तैयार कर रहा है विद द हेल्प ऑफ जापान। और उसके अलावा बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनने जा रहा है। किसकी हेल्प से, रशिया की हेल्प से और इंडिया की हेल्प से। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि इसकी वजह से जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर वो भी कम हो सकता है। बांग्लादेश के अंदर जब रोहिंग्या क्राइसिस हुआ तो हम लोगों ने ऑपरेशन इंसानियत भी चलाया। उसके अलावा हमारे बीच में जो है संप्रीति, टेबल एक्सपो एंड इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट, इस तरह के कुछ डिफेंस एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं। उसके अलावा सार्क, बिम्स्टेक, BBIN वगैरह का पार्ट भी हम लोग हैं। मतलब रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जब इतनी सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं तो एक बात हम समझ चुके हैं कि बांग्लादेश इंडिया के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताता हूं, उससे आप समझ जाओगे। देखिए, पहली बात आप ये समझिए कि भैया पड़ोस में अगर शांति होगी, स्टेबिलिटी होगी तो हमारे देश में अपने आप ही हो जाएगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट
इंडिया के अंदर कई सारे टेरर ग्रुप्स हैं, कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो यूजुअली बांग्लादेश में चले जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से इंडिया की तरफ जो एक्टिविटी करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ अगर हमारे अच्छे रिलेशन होंगे तो वो एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो कनेक्टिविटी वाला इशू है उसके लिए बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो बांग्लादेश उसके अंदर एक जो है बहुत सेंटर रोल यहाँ पे प्ले करता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हमें बांग्लादेश की जरूरत है। इतना ही नहीं, अगर आप एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बात करो, हमारे बीच में 54 रिवर्स हैं, एक जंगल वाला एरिया है, थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है बेसिकली इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। उस इकोलॉजी को अगर प्रोटेक्ट करना है, रिवर्स कोर्स को प्रोटेक्ट करना है, सुंदरबन डेल्टा को अगर प्रोटेक्ट करना है, तो दोनों कंट्री के बीच में कंट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो होगी बढ़िया बढ़िया बात कि हमारे बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं, कहाँ अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे बीच में जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है, मतलब बांग्लादेश जो है वो चाइना से बहुत ज्यादा आर्म्स मंगवाता है। $7 बिलियन चाइना बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है और ट्रेड जो है इंडिया चाइना के बीच में वो भी काफी ज्यादा है, इंडिया के कंपैरिजन में $22 बिलियन। इतना ही नहीं, चाइना तीस्ता रिवर के अंदर भी काफी इंटरेस्टेड है। उसने बांग्लादेश को कहा है कि भी वहां पर ड्रेजिंग वगैरह कर देगा। चाइना ने ये कहा है कि तीस्ता रिवर के अंदर वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके अलावा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बांग्लादेश इसका पार्ट है, तो हमारे लिए बड़ा चिंता का मुद्दा है ये भी। उसके अलावा जो चिट्टगोंग पोर्ट है, यहाँ पे भी चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके अलावा बांग्लादेश की कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर इंडिया को लेके बहुत अच्छी फीलिंग नहीं देखी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर ऐसा मानते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर इंटरनल मैटर के अंदर इंटरफेयर करता है। आसाम और त्रिपुरा के अंदर एक ऐसा बॉर्डर एरिया है 6.5 किलोमीटर वाला, जिसे बोलते हैं कोमिला त्रिपुरा लैंड बॉर्डर। ये अभी तक भी डीमार्केटेड नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड होती है वहां पे काफी ज्यादा टैक्सेस वगैरह और बैरियर वगैरह लगाए जाते हैं। आज भी कई सारे रिवर्स ऐसी हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में जिसको लेके डिस्प्यूट आज तक भी सोल्व नहीं हुआ है, और जिसमें से सबसे प्राइमरी है तीस्ता रिवर। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं तीस्ता रिवर डिस्प्यूट के बारे में। तो दोस्तों, तीस्ता जो रिवर है वही नॉर्थ ऑफ सिक्किम से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, जिसका नाम है कोंगचुंगचो। हालांकि इसकी जो एग्जैक्ट ओरिजिन है वो किसी को नहीं पता है। अब जब ये सिक्किम से ओरिजिनेट हो जाती है, उसके बाद ये सदर्न पार्ट में आती है, इंडिया से ट्रैवल करते हुए फाइनली चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर ये ट्रिब्यूटरी बनाती है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। और बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र के अंदर कहा जाता है जमुना। अब मजेदार बात यह है कि हमेशा से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं हुआ करती थी, पहले ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। 1787 के अंदर वहां पे एक अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद इसने अपना कोर्स चेंज कर लिया और आज ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बनी हुई है। ये रिवर जो है 150 किलोमीटर तक जो है सिक्किम में ट्रैवल करती है, फिर 123 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर ट्रैवल कर वेस्ट बंगाल में ट्रैवल करती है, और फिर चली जाती है ये बांग्लादेश के अंदर। उसके अलावा जिसका जो 83% कैचमेंट एरिया है वो पड़ता है इंडिया में, और 73% कैचमेंट एरिया है वो है यहाँ बांग्लादेश के अंदर। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है जो रिवर्स होते हैं उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उन सबको मिला के हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। देखिए, एशियन फाउंडेशन की रिपोर्ट आती है 2013 के अंदर, जिसने ये कहा था कि भाई तीस्ता रिवर के ऊपर बांग्लादेश की 73% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। वहीं तीस्ता रिवर इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ बंगाल को कहा जाता है भैया जो तीस्ता रिवर है इसकी लाइफलाइन है। आज के समय में जो अग्रीमेंट के हिसाब से 55% जो वाटर है तीस्ता रिवर का, ये जाता है इंडिया के साथ, और जो रिमेनिंग है वो जाता है बांग्लादेश के साथ। उसके अलावा एक चीज और समझिए कि तीस्ता रिवर के बीच में जो अग्रीमेंट है वो दोनों कंट्रीज की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए वेस्ट बंगाल का एंगेजमेंट और उसका कंसेंसस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश का बार बार ये कहना है कि वेस्ट बंगाल जो तीस्ता रिवर का वाटर है वो ओवर विदड्रॉ करता है, उसको और ज्यादा यूज करता है, जबकि उसकी तरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज देखिए ना, जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, और जो बांग्लादेश वाला रीजन है, यहाँ पे लोग काफी ज्यादा इंटेंस राइस कल्टीवेशन करते हैं, और राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसलिए दोनों को पानी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको मैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं कि टाइम के हिसाब से हमारा जो तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट है वो किस तरह से चला। देखिए, हालांकि इसकी एक शुरुआत होती है 1972 में, जब हम लोगों ने जॉइंट वाटर कमीशन बनाया था, लेकिन वो खास इफेक्टिव नहीं रहा।
उसके बाद जो मेजर जो ब्रेक थ्रू होता है वो होता है 1983 के अंदर, जब हम लोगों ने पहली बार एक एड होक अग्रीमेंट किया था, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे हम लोगों ने एक अग्रीमेंट किया था। और इस अग्रीमेंट के हिसाब से 39% जो वाटर है तीस्ता रिवर का वो मिलेगा भाई इंडिया को, और 36% जो वाटर है वो मिलने वाला है बांग्लादेश को। लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस पे हम लोगों ने किया था। फिर बात चली जाती है 1996 के अंदर, और आपको पता है कि शेख हसीना जी उस समय पावर में थी, तो रिलेशन हमारे ठीक ठाक हो गए थे। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गंगा ट्रीटी हम लोगों ने किया था, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जिसके लेके पानी का बंटवारा यहाँ पे जरूरी है, तो कुशियानारा रिवर उसके अंदर एक आती है। हालांकि जब गंगा ट्रीटी हम लोगों ने किया था तो ऐसा माना जा रहा था कि तीस्ता रिवर वाला जो सोल्यूशन है ना वो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन वो सोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो पाया। फिर बात बनती है 1998 के अंदर, बांग्लादेश ने अपनी कंट्री के अंदर तीस्ता रिवर के ऊपर तीस्ता बैराज बनाया था इरिगेशन पर्पज के लिए। मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पे चावल वगैरह राइस बहुत ज़्यादा लोग ग्रो करते हैं, तो उस समय इंडिया ने कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह उसके लिए किए थे, हालांकि उसका कुछ खास हो नहीं पाया। 2011 के अंदर फिर बात बनती है थोड़ा सा और आगे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, नया एग्रीमेंट करते हैं। और इस नए एग्रीमेंट के अंदर जो तीस्ता रिवर का वाटर है उसका 42.5% वो मिलेगा इंडिया को, और 37.5% है ये मिलने वाला है बांग्लादेश को। और ये अग्रीमेंट किया गया था 15 ईयर्स के लिए, मतलब 2026 के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे सोचनी पड़ेगी, इंडिया के अंदर जो वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो ये जो अग्रीमेंट किया गया था दोनों की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। यहाँ पे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का कंसेंसस नहीं है, और ये 2026 के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। 2015 के अंदर जो है मोदी जी ने विजिट किया था बांग्लादेश के अंदर, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई शायद अब ये सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन उस समय पे भी यहाँ पे नहीं हो पाया। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि वेस्ट बंगाल को पता नहीं है कि भाई बांग्लादेश को कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, वो लोग भी समझते हैं ना। इसीलिए 2017 के अंदर जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी दिया था। तो सोल्यूशन के तौर पे ममता बनर्जी का ये कहना था कि भाई हम आपको जो दूसरी रिवर्स है ना, तोरसा है, मनशाई है, संकोश है, धनसिरी है, आप इनका वाटर ले लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन प्लीज तीस्ता का वाटर मत लीजिए, क्योंकि तीस्ता हमारे लिए भी लैंड एक बिल्कुल बैकबोन का काम करता है हमारे लिए बेसिकली। और इवन वेस्ट बंगाल के अंदर भी एक और प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है प्रोजेक्ट गजडोबा। ये फ्लड के लिए बना गया है, क्योंकि रिसेंटली 2023 के अंदर क्या हुआ, तीस्ता रिवर के अंदर लेक आउटबर्स्ट हो गया था और वहां पे 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। ऐसा ही एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट जो है वो उत्तराखंड के अंदर भी हुआ था, जहां पे भी कई लोगों की डेथ हो गई थी। तो दोनों कंट्री समझती हैं, और वेस्ट बंगाल ये कहना है कि तीस्ता रिवर का जो टोपोग्राफी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो चुका है। देखिए आप एक चीज समझिए ना, हम यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक तो तीस्ता रिवर के अंदर फ्लड ज्यादा आ रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इसका ग्लेशियर है जहां से रिवर निकलती है वो तो सूख रहा है, ड्राई हो रहा है भाई, उसके अंदर पानी नहीं है। तो आने वाले समय में क्या होगा, अगले 15-20 सालों में क्या होगा, तीस्ता रिवर के अंदर पानी कम हो जाएगा। और जब ये पानी कम हो जाएगा तो इसलिए आज हम लोग अग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम अग्रीमेंट करेंगे तो हमें आपको पानी देना पड़ेगा। तो इनका यह कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी यहाँ पे बेसिकली दिक्कत आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट भी होते हैं। हमारे पास एक अग्रीमेंट होता है जिसे बोलते हैं हेलसिंकी रूल्स ऑन द यूज ऑफ द वाटर्स ऑफ द इंटरनेशनल रिवर 1996। इंडिया इसका सिग्नेटरी है बेसिकली। और ये अग्रीमेंट ये कहता है कि ऐसी कोई भी कंट्री, 2, 3, 4 कंट्री जहां से कोई इंटरनेशनल रिवर पास होती है, सभी कंट्री को पानी आपस में शेयर करना चाहिए। ठीक है, इंडिया करता तो है, लेकिन जितना बांग्लादेश चाहता है उतना हम नहीं करते हैं। तो फिलहाल का मामला यही बना हुआ है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज हैं, और वो ये चाहती हैं कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ ना किया जाए। तो तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट ही हमारे बीच में एक डिस्प्यूट नहीं है, और भी कई सारे डिस्प्यूट हमारे बीच में चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे रोहिंग्या वाला इशू भी हमारे बीच में काफी बड़ा अभी हो चुका है। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया गया और भी बहुत सारे टेम्पल तोड़ दिए गए अभी 2024 में, ये भी हमारे बीच में काफ़ी बड़ा इशू है। उसके अलावा इंडिया में जो चीज़ें होती हैं जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको लेके भी बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। उनका कहना है कि बांग्लादेश जो इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उसके अलावा भाई बांग्लादेश जो है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी है, जो इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्न का मामला है। उसके अलावा भी 2024 के अंदर प्रेजेंटली बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है, जिसे कुछ लोग मॉनसून रेवोल्यूशन के नाम से भी जान रहे हैं, ये भी हमारे बीच में काफ़ी एक मैटर है। क्योंकि देखिए इंडिया ने क्या किया, हम लोगों ने जो शेख हसीना जी हैं उनको एंड तक सपोर्ट किया। तो लोगों का ये कहना है कि भैया आप शेख हसीना को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो एक डिक्टेटर हैं।
इनकी जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो कोटा को लेके हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेशन को लेके हो, चाहे वो इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल करने की बात हो, ये तो डिक्टेटर है ना। तो इंडिया का सपोर्ट करना शेख हसीना को, ये इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग बेसिकली बांग्लादेश के अंदर नाराज हैं। तो जब इतना सारा टर्मोइल बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, इसके बीच में 19,000 जो इंडियंस हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको लेके भी कंसर्न है। बहुत सारे वापस हालांकि आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे इंडियंस बांग्लादेश के अंदर हैं। और बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर जो हो रहा है, उसको लेके भी इंडिया ने काफी ज्यादा यहाँ पे कंसर्न शो किया है। जब भी हम लोग इंडिया मालदीव की बात करते हैं तो एक वर्ड आपने सुना होगा, इंडिया आउट कैंपेन। देखिए, मालदीव के अंदर नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन चलाया जाता है, क्योंकि वहां के लोगों का यह कहना है कि इंडिया बांग्लादेश की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरफेयर करता है, और हम भैया आपको पसंद नहीं करते हैं। हमारे घर का मामला है, हमारे घर में प्लीज उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एक सर्वे किया गया था, बेसिकली प्यू सर्वे किया गया था, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती है, और इन्होंने ये पाया कि 57% जो बांग्लादेशी हैं एक्चुअली इंडिया को खास नफरत नहीं करते हैं, पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन नफरत भी नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन बांग्लादेश में ऐसी है जो कि इंडिया की पॉलिसी से खुश नहीं है। अच्छा, स्टेट टू स्टेट तो हम लोगों ने कर लिया, अब देख लेते हैं कि भैया स्टेट और लोगों के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, इंडिया आउट ये कैंपेन आपने मालदीव के केस में सुना होगा, लेकिन बांग्लादेश के बीच में भी, एक्चुअली बांग्लादेश में भी कैंपेन चलता है इंडिया आउट के नाम से। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वहां के इंटरनल मैटर के अंदर काफी ज्यादा इंटरफेयर करती है, इसलिए हमें पसंद नहीं करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग इसलिए भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इंडिया शेख हसीना को काफ़ी ज़्यादा बेसिकली सपोर्ट करता है, जबकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी भी नहीं। हालांकि एक इसकी पॉजिटिव साइड भी है। अभी एक सर्वे किया गया था, प्यू सर्वे, जिसके अंदर ये कहा गया कि 57 बांग्लादेशी जो है एक्चुअली इंडिया को फेवरेबल मानते हैं। इवन मोर देन 40% लोग जो कि शेख हसीना से नफरत करते हैं वो इंडिया को फेवरेबल मानते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है इसकी माने, तो लार्ज नंबर में बांग्लादेशी इंडिया में एंट्री करते हैं ऑन डिफरेंट रीजंस, जैसे एज अ टूरिस्ट के तौर पे, एज अ मेडिकल जो सर्विसेज लेने के लिए लोग बहुत सारे जो है यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो है सुबर्णो जयंती स्कॉलरशिप भी चलाई हुई है, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेट टू पीपल रिलेशन की बात करें तो थोड़ा सा खट्टा मीठा माहौल है। अगर पीपल टू पीपल रिलेशन की बात करें इंडिया बांग्लादेश के बीच में, तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। देखिए, बांग्लादेशी टूरिस्ट लोग जो है इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसका 23% लोग भाई जो है वो बांग्लादेश से आते हैं, तो मतलब टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बड़ी सोचने की बात है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि हालांकि बीच में शेख हसीना जी रही वहाँ पे कहीं बहुत साल तक, फिर भी बांग्लादेश के अंदर इंडियन सिनेमा को बैन किया गया है। 1972 के अंदर बॉलीवुड मूवीज बांग्लादेश के अंदर बंद कर दी गई। उनका ये माना गया है भैया जो इंडियन कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है बांग्लादेश की सोसाइटी को कर सकता है। अभी क्या हुआ, 2023 में लास्ट ईयर पठान मूवी पहली बार 50 सालों में बेसिकली रिलीज की गई थी बांग्लादेश के अंदर। तो उसके अलावा ये देखें जो इंडिया के न्यूज़पेपर्स हैं जैसे द हिंदू, एक्सप्रेस है, बहुत सारे हैं, हमारे ऑफिस बांग्लादेश के अंदर है ही नहीं। हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनकी प्रेजेंस भी बांग्लादेश के अंदर नहीं है। इसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी होता है ना, उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल्स वहाँ पे काम ही नहीं करते। तो इतने सारे चैलेंजेस होते हैं जब दो देशों के बीच में, तो सोल्यूशन को ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जब हमें पता होता है ना प्रॉब्लम क्या है, तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना एक्चुअली डिफिकल्ट होता नहीं है। हाँ, उसको इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये हमें पता है भैया सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग सोल्यूशन के लिए, या हमारे बीच में जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए। देखिए, तो सीधी सी बात है भैया, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एंगेजमेंट है वो बेटर होनी चाहिए। फिलहाल वो नहीं है। मोहम्मद यूनिस जो है वो इंडियन पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इनकी जो बयानबाजी है वो भी आप उसको देख के समझ ही जाओगे। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि जो बांग्लादेश के अंदर जो इलीट हैं, जो के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ हम लोग डील करना जरूरी है, क्योंकि यही लोग जो हैं वो पॉलिसी बनाते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं उनको इंडिया में पढ़ाया जाए, उनको स्पेशल सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि कल को यही लोग वहाँ पे ऑफिसर्स बनेंगे, वहाँ की पॉलिसी मेकिंग में आएंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे, तो इंडिया के साथ जो है वो एक तरह से फेवर का काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक सोल्यूशन ये भी है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है वो डीप रिलेशन होना चाहिए। डीप रिलेशन समझते हो? डीप रिलेशन का मतलब ये होता है कि भाई अगर हमारे बीच में पॉलिटिकल रिलेशन खराब हो भी गए ना, तब भी आप हमारे बिना नहीं रह सकते। जैसे आप यहाँ पे जैसे लाइवलीहुड की बात कर सकते हो, एनर्जी, फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर,
इन फील्ड में अगर हम लोग बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो बांग्लादेश हमारे साथ रिलेशन खराब कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये चीजें हमें इंडिया से मिल रही हैं। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हम लोगों को डेवलप करना चाहिए। हालांकि 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम लोगों ने बात की है, लेकिन अब शायद मुझे लगता नहीं कि वो बन पाएंगे। कोशिश जो है उसके लिए हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंडियन इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर है, जो हम लोग करते हैं, उसका लीगल प्रोटेक्शन हमें मिलना चाहिए। भाई वहाँ पे मिलिट्री कूप कभी भी हो जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगल तौर पे आप हमारी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे प्रोटेक्ट कीजिए। एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो बांग्लादेश से ऑपरेट करते हैं, उनके ऊपर भी जो है हमें जो है यहाँ पे स्टेप जरूर लेने चाहिए। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हमारे चल रहे हैं, जैसे BBN एक प्रोजेक्ट हमारा वहाँ पे चल रहा है, और भी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। एक प्रोजेक्ट जो है 10-10 साल तक चलता रहता है, पूरा नहीं होता है, तो जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट करिए, ताकि हमारा जो ट्रस्ट है वो भी बढ़े और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा वहाँ पे बढ़ता रहे। उसके अलावा हमारे जो मीडिया हाउस हैं बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो चाहे न्यूज़पेपर्स हो, इनकी प्रेजेंस भी बांग्लादेश के अंदर ज़रूरी है। उसके अलावा भैया टूरिस्ट हो गए, स्टूडेंट हो गए, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, वो भी यहाँ पे ज़रूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोल हमें समझना पड़ेगा अमेरिका का और चाइना का। देखिए चाइना तो ऑलरेडी बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है ही बांग्लादेश का, सबसे ज़्यादा जो वेपन्स हैं वो चाइना से ही आते हैं, लेकिन अमेरिका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। देखिए अमेरिका ये चाहता है कि भैया बांग्लादेश के ऊपर भी मेरा कंट्रोल रहे, उसकी वजह से मैं क्या करूँगा, चाइना के ऊपर भी नज़र रख सकता हूँ, इंडिया के ऊपर भी नज़र रख सकता हूँ, एक तरह से देखा जाए तो। और यहाँ पे अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल अभी आता है, जो 2024 के अंदर अभी जो भी चीज़ें हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे एक आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड, और इसके लिए अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाया था कि आप इसका कंट्रोल मुझे दे दीजिए और मैं वहां पे अपना नेवल बेस बनाना चाहता हूं। शेख हसीना जी ने जब इसको देने से मना कर दिया, तो बांग्लादेश ने जो वहां पर स्टूडेंट के बहाने से प्रोटेस्ट किया और वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। वहां पे जो मोहम्मद यूनिस हैं फिलहाल प्रेसिडेंट, वो अमेरिका के काफी क्लोज माने जाते हैं। तो ये तो बात होगी अमेरिका की, क्योंकि वो चाइना को कंट्रोल वहां पे करना चाहता है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, जो मलक्का स्टेट है उसके ऊपर जो है नजर बना के रखना चाहता है। चाइना भी लगातार चाहता है कि वो बांग्लादेश का पार्ट बने, बांग्लादेश की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है चाइना की, वो उसके अंदर बांग्लादेश को भी लेके आना चाहता है, ताकि वो इंडिया को चारों तरफ से घेर सके। अब देखिए ये तो जियोपॉलिटिक्स जो है वो चलती ही रहती है, इंडिया को इससे डील करना ही पड़ता है। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर मोटे मोटे तौर पे हम लोग रिलेशन की बात करें, तो अप एंड डाउन्स हमारे रिलेशन के अंदर काफ़ी रहे हैं। हालांकि अभी जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, ये हमारे लिए एक तरह का आप समझ लीजिए कि भाई भारी पड़ रहा है इंडिया को, क्योंकि इंडिया का रिलेशन शेख हसीना जी के साथ काफ़ी अच्छा था। अब एक नई तरह की सरकार से वहाँ से डील करना पड़ेगा, कैसे डील करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए फ़िलहाल कुछ खास रास्ता हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक समझी हैं, आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी हुआ होगा इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। कोशिश की है मैंने कि मोस्टली डायमेंशन हम लोग यहाँ पे कवर कर लें, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे इंटरनेशनल हो, थोड़ा हिस्ट्री के अंदर भी हम लोग गए हैं। तो आई होप इसके बाद इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ सजेशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्रेजेंटली जो बांग्लादेश के अंदर कंडीशन है वो कैसे इंप्रूव की जा सकती है, उसके लिए कुछ सजेशन आपके पास हैं, कुछ आप बोलना चाहते हो, अपने विचार बताना चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।